हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका प्राइम बायोलॉजी पर। पिछले लेक्चर में हमने एक मेजर टॉपिक स्टार्ट किया था, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, जिसमें हमने पाचन तंत्र देखा था लास्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम श्वसन तंत्र देखने वाले हैं। तो श्वसन तंत्र स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन से आपके माइंड में क्या बात आती है? श्वसन से आपके माइंड में बात आती है कि श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना, मतलब श्वास के अंदर ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना श्वसन कहलाता है। लेकिन हम इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो नासा छिद्रों के द्वारा ऑक्सीजन को लेना जो कि लंग्स में पहुंचती है और लंग्स से फिर यह ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज हो जाती है और ब्लड वेसल्स से यह ऑक्सीजन हर एक कोशिका तक मिलती है और उन कोशिकाओं में बनी CO2 वापस ब्लड वेसल्स में आ जाती है और यह ब्लड वेसल्स इस CO2 को लंग्स में लाकर छोड़ती हैं और लंग्स से हम इस CO2 को वापस नासा छिद्रों के द्वारा वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो यह पूरा प्रोसेस होता है श्वसन का, जिसमें डिफरेंट मॉडिफाइड ऑर्गन भाग लेते हैं। श्वास नली में जो मॉडिफिकेशन पाया जाता है उसी के बेसिस पे डिफरेंट नाम दिए गए हैं। आगे जाकर ये एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं जहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है, ATP बनती है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो बेसिकली हम सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और शरीर में बनी CO2 को वापस वायुमंडल में छोड़ना। किसके द्वारा? नासा छिद्रों के द्वारा। तो यह श्वसन कहलाता है। अब श्वसन की हम पाथवे की बात करें, बेसिक संरचनाओं की बात करें तो सिंपल सी बात है, बाह्य नासा छिद्र हैं। बाह्य नासा छिद्र से नासा कक्ष के अंदर ऑक्सीजन जाती है। हम सबको पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं श्वास में, तो ऑक्सीजन बाह्य नासा छिद्रों से, दो बाह्य नासा छिद्र है, यहां से ऑक्सीजन नासा कक्ष में जाती है और नासा कक्ष से यह ऑक्सीजन ग्रसनी में जाती है। ग्रसनी भोजन और वायु दोनों के लिए एक कॉमन मार्ग होता है। और यहां पर अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखो, ये तो मुख गुहा है और ये ऊपर है नासा कक्ष। नासा कक्ष अंदर जाके आंतरिक नासा छेद के द्वारा बाहर अंदर ग्रसनी में खुलता है और ग्रसनी से यह कंठ या बोल सकते हैं श्वास नली में ऑक्सीजन इंटर कर जाती है। लेकिन यहाँ पर जो कॉमन मार्ग है भोजन का और ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन तो नासा छिद्र से होती हुई, इंटरनल नासा छिद्र से होती हुई आगे आके श्वास नली में जाती है, लेकिन भोजन मुख से होता हुआ ग्रसनी से वायु के मार्ग को क्रॉस करता हुआ इसोफेगस में आता है, जो ग्रसनी में आता है, ग्रसिका में आता है। ये कौन है? ये ग्रसिका है। ये वाली स्ट्रक्चर ये ग्रसिका है। तो भोजन तो यहाँ पर ऐसे अंदर आके ग्रसिका में जाता है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ नासा छिद्रों से अंदर घुसती हुई ये कंठ में श्वास नली में इंटर करती है। तो ये कॉमन पैसेज होता है। ग्रसनी जो है, ग्रसनी जिस भाग को बोल रहे हैं वह ऑक्सीजन और भोजन के लिए एक सेम मार्ग होता है। ऑक्सीजन यहाँ श्वास नली में इंटर कर जाती है। श्वास नली की अगर हम बात करें तो इसमें C आकार के छल्ले पाए जाते हैं और यह C आकार के छल्ले अपूर्ण होते हैं, आगे की साइड पे पाए जाते हैं। आप इनको यहाँ पर फील कर सकते हैं। श्वास नली फिर दो श्वसनी में डिवाइड हो जाती है और यह श्वसनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल पर डिवाइड हो के श्वसनिकाएं बना लेती हैं और यह श्वसनिकाएं एक ग्रेप्स के जाल की तरह बिछ जाती हैं और जहां पर लगे होते हैं बहुत सारे ग्रेप्स, जिनको बोल रहे हैं हम वायु कुपिकाएं। तो श्वसन की बेसिक यूनिट, श्वसन तंत्र की बेसिक यूनिट क्या है? वायु कुपिकाएं, जो कि लास्ट स्ट्रक्चर है इस श्वसन तंत्र की, जहां पर ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन होता है। उनके वायुदाब और सांद्रता प्रवणता के आधार पर इनका डिफ्यूजन आसानी से हो जाता है। पूरे शरीर में किसी भी जगह अगर इनका डिफ्यूजन हो रहा है इस तंत्र से रिलेटेड, तो वह इनके वायुदाब, पार्शियल प्रेशर में अंतर और सांद्रता प्रवणता या बोल सकते हैं सांद्रता प्रवणता के वजह से आसानी से विसरण हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। तो बात की हमने इस मार्ग की कि सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ गई? सबसे पहले ऑक्सीजन गई बाह्य नासा द्वार से होती हुई नासा कक्ष में। नासा कक्ष से ऑक्सीजन ग्रसनी में, ग्रसनी से श्वास नली, फिर श्वसनी, श्वसनिका और वायु कुपिका। और ये वायु कुपिका बेसिक यूनिट होती है इस पूरे लंग्स की। तो बात करते हैं लंग्स की। लंग्स हमारे अंदर एक
रेस्पिरेशन ऑर्गन है जो कि 1 पेयर होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, और इन दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है हार्ट। यह हार्ट इधर वाले लंग्स, लेफ्ट लंग्स के अंदर थोड़ा सा गर्त बना देता है जिसको कार्डियक नोज बोलते हैं। कार्डियक टर्म हार्ट से रिलेटेड है तो इसको कार्डियक नोज बोलते हैं। यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है। हम अभी बात कर रहे हैं लंग्स की, फुसफुस की। तो 2 फुसफुस प्रेजेंट है। फुसफुस बिल्कुल ही वक्ष गुहा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेफ प्रेजेंट होते हैं। इनकी बहुत सेफ्टी होती है। यहाँ पर कैसे होती है कि वक्ष गुहा के अंदर प्रेजेंट 2 फुसफुस पृष्ठ सतह से तो वर्टिब्रल कॉलम कशेरुक दंड से प्रोटेक्ट है, आगे स्टर्नम से प्रोटेक्ट है, उरोस्थि से प्रोटेक्ट है, और साइडों से पसलियों से प्रोटेक्ट है, और नीचे से डायफ्राम से प्रोटेक्ट है। तो यह चारों तरफ से प्रोटेक्ट होते हैं लंग्स। और कहाँ प्रेजेंट है? वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा किसको बोल रहे हैं? इन चारों तरफ से जो संरचनाओं के अंदर प्रोटेक्ट जो हिस्सा है उसको हम वक्ष गुहा बोल रहे हैं। वहां प्रेजेंट होते हैं लंग्स। लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए एक फुसफुसी आवरण पाया जाता है। इस फुसफुसी आवरण, ये जो ब्लू कलर से डॉट डॉट है, इस फुसफुसी आवरण और फुसफुस के मध्य एक फुसफुसी आवरणीय गुहा पाई जाती है जिसमें फुसफुसीय द्रव भरा रहता है, और वह द्रव इसको फ्रिक्शन से, घर्षण से बचाता है, बाहरी आघात से बचाता है। तो यह फुसफुसी द्रव इन फुसफुस को प्रोटेक्शन देता है। तो ये तो इनकी प्रोटेक्शन की बात हो गई। लंग्स की बेसिक यूनिट कौन हो गई? वायुकुपिका। अब ऑक्सीजन हमने नासा छिद्र से ली, कहां तक पहुंच गई ऑक्सीजन? वायुकुपिका तक। अब वायुकुपिका से सेल्स तक वह ऑक्सीजन कैसे जाती है वो हम इस डायग्राम से समझ रहे हैं। हम ले रहे हैं यहाँ पर एक वायुकुपिका जहां पर ऑक्सीजन आ चुकी है बाह्य वायुमंडल से। बाह्य वायुमंडल से ऑक्सीजन वायुकुपिका में आ चुकी है, ये वायुकुपिका। अब वायुकुपिका से इस ऑक्सीजन का डिफ्यूजन, इसका विसरण किस बेसिस पे होता है? इसके पार्शियल प्रेशर में अंतर, या बोल सकते हैं सांद्रता प्रवणता की वजह से सामान्य विसरण होता है यहाँ पर। तो इस ऑक्सीजन का डिफ्यूजन इन ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनिकाओं में हो जाता है, और यह रक्त वाहिनिका इस ब्लड को, जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हार्ट के अंदर लेके जाती है। ये डायग्राम किसका है? हार्ट का। हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। ये चेंबर नजर आ रहे हैं, ऊपर वाले दोनों आलिंदे, नीचे वाले दोनों नीले है। ये वाली साइड लेफ्ट है, ये वाली साइड राइट है। तो ब्लड वेसल जो कि O2 से भरपूर हैं, उसमें ब्लड जो प्रेजेंट है, ये ब्लड वेसल्स जो ब्लड लेके आ रही है उसमें O2 प्रेजेंट है, वो आ गई हार्ट के अंदर। अब ये हार्ट इस जो ब्लड आया है ऑक्सीजन सहित, इस ब्लड को पूरे शरीर में पंप करेगा, और ब्लड वेसल्स पूरे शरीर में फैल जाएगी और हर एक सेल्स तक पहुंचकर इस रक्त का वितरण करेगी जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यह ऑक्सीजन वहां पर भी डिफ्यूजन के द्वारा कोशिकाओं द्वारा ले ली जाती है, और कोशिकाओं में चलती है एक रिएक्शन। कौन सी वाली? ये वाली। ये है मेन श्वसन की रिएक्शन। श्वसन क्या है? ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटना श्वसन कहलाता है, जहां पर ऊर्जा विमुक्त होती है। तो ये ग्लूकोज का एक अणु है जहां पर ऑक्सीजन के 6 अणु मिलकर इस ग्लूकोज को तोड़ देते हैं, और यह टूट के देता है CO2 H2O और एनर्जी। तो श्वसन से हमें, डाइजेशन से हमें एनर्जी मिलती है। डाइजेशन से हमने लिया था फूड, श्वसन से हमने लिया ऑक्सीजन। यह फूड बोले तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर हमें दे रहे हैं ऊर्जा, क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही टूटता है, इसलिए श्वसन जरूरी है। तो यहाँ पर बनी CO2 जो कि हानिकारक है, ये प्रोसेस कहाँ चल रही है? सेल्स के अंदर। तो हम यहाँ पर आते हैं, दोबारा अपनी बात करते हैं कि ऑक्सीजन जो आई है वो सेल्स तक पहुंचा दी गई है, और सेल्स में ये रिएक्शन चल रही है जहां पर CO2 बनी है। उस CO2 को वापस डिफ्यूज कर दिया जाता है अनदर ब्लड वेसल्स में, जो ब्लड वेसल्स दोबारा हार्ट तक आती हैं, और यह हार्ट पंप होकर इस वेसल्स के थ्रू लंग्स तक जाता है, और वहां पर भी डिफ्यूजन के द्वारा इस CO2 को इस कुपिका में, वायु कुपिका में छोड़ दिया जाता है। CO2 को वायु कुपिका में छोड़ दिया है। अब CO2 जा रही है वायु कुपिका से श्वसनिका, श्वसनिका से श्वसनी, श्वास नली, ग्रसनी, नासा कक्ष और बाह्य नासा द्वार के द्वारा CO2 बाहर चली जाती है। तो बात समझ में आई कि ऑक्सीजन कैसे अंदर गई? ऑक्सीजन अंदर गई बाह्य नासा द्वार से, नासा कक्ष, ग्रसनी, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और वायुकुपिका। वायुकुपिका से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो गया ब्लड वेसल्स के अंदर। यह ब्लड इस ऑक्सीजन को हार्ट में लेके गया, हार्ट ने पूरे इस ब्लड को पंप किया, पूरे शरीर में फैलाया, जहां पर यह ऑक्सीजन हर एक सेल्स तक पहुंची और डिफ्यूजन हो गया। सेल्स में बनी CO2 इस रिएक्शन के थ्रू, इस CO2 को वापस ब्लड वेसल्स में डाल दिया गया। यह ब्लड वेसल्स वापस
हार्ट के अंदर आई और हार्ट ने इसको पंप करके यहाँ पर लंग्स के पास में भेजा, जहाँ पर ये कुपिकाओं के पास में से होके गुजरती हैं यह ब्लड वेसल्स, जहाँ पर सामान्य डिफ्यूजन के द्वारा पार्शियल प्रेशर में अंतर के द्वारा यह CO2 वायु कुपिका में आ जाती हैं और वायु कुपिका से यह CO2 श्वसनिका, श्वसनी, श्वास नली, ग्रसनी, नासा कक्ष और बाह्य नासा द्वार के द्वारा बाहर चली जाती हैं। तो यह श्वसन होता है। अब इस सिस्टम में पाए जाने वाले कुछ बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जैसे नासिका, ये पूरा एरिया नासिका कहलाता है, ये वाला एरिया नासिका। अब ये बाह्य नासा छिद्र, नासा कक्ष और अंतर नासा छिद्र से बना हुआ है। बाह्य नासा छिद्र तो जो ये नजर आ रहा है, जो ये बाह्य नासा छिद्र एक अंदर खुलते हैं, यहाँ पर जस्ट यूला जो होता है, आप माउथ खोलोगे तो आपको एक लटका हुआ प्रोजेक्शन नजर आएगा जो यूला कहलाता है। यह खाना निगलते टाइम आंतरिक नासा छिद्र को ढक लेता है ताकि खाना उधर नहीं घुसे, तो ये उसमें मदद करता है। तो 3 भागों में बटा हुआ है नासिका, बाह्य नासा छिद्र, नासा कक्ष, अंतर नासा छिद्र। साथ ही इसमें पाए जाते हैं हेयर, स्किन और सीबेशियस ग्लैंड, जो कि बाहर से आने वाली धूल को रोक लेते हैं ताकि श्वसन मार्ग में बाधा नहीं बने वह धूल। तो धूल को रोकने के लिए हेयर पाए जाते हैं, स्किन के मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं, सीबेशियस ग्लैंड पाई जाती हैं जिसका सिक्रेशन यहाँ पर नमी ला देता है ताकि धूल के कण को यहीं रोक लिया जाए। ग्रसनी की बात करें तो भोजन व वायु के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है, अभी पहले भी बोला था हमने, भोजन और वायु दोनों इसी मार्ग से होकर निकलती हैं। कंठाच्छद की बात करें, एपिग्लोटिस, ये जो ब्लैक प्रोजेक्शन नजर आ रहा है खड़ा हुआ, ये कहलाता है कंठाच्छद या एपिग्लोटिस। जो श्वसन नली है, श्वास नली, इसकी जो ओपनिंग है जस्ट, वो तो कहलाती है ग्लोटिस, लेकिन इसको ढकने वाला जो प्रोजेक्शन है वो कहलाता है एपिग्लोटिस या कंठाच्छद, जो कि पतला, लोचदार व उपास्थिल फ्लैप होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नासिका में पाई जाने वाली ग्लैंड्स का नाम सीबेशियस ग्लैंड। ग्रसनी से क्वेश्चन बन सकता है कि ये एक उभयनिष्ठ मार्ग है भोजन और वायु के लिए। कंठाच्छद से क्वेश्चन बन सकता है कि श्वास नली को ढकने वाला अच्छद कंठाच्छद या एपिग्लोटिस। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ रही है कंठ। ये कंठ है, तो कंठ में एक यह उपास्थि पेटिकाएं, उपास्थि की बनी पेटिकाएं जो कि ध्वनि उत्पादन अंग की तरह वर्क करती हैं, इसको लेरिंग्स बोलते हैं, पक्षियों में इसको सेरिंग्स बोलते हैं। तो इसमें क्या चीजें हैं कि ये 4 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी उपास्थि? थायराइड उपास्थि, क्रिकॉइड उपास्थि, एरिटिनोइड उपास्थि और आखिरी है सेंटोरिनी उपास्थि। तो 4 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है ये कंठ। साथ ही इसमें स्वर तंतु उपस्थित होते हैं। स्वर तंतु लेडीज में महीन होते हैं, पतले होते हैं, और जेंट्स में मोटे होते हैं, इसलिए आवाज में डिफरेंस होता है। तो स्वर तंतु प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ये बात कर ली हमने यहाँ वाली स्ट्रक्चर की। आगे अगर हम चले श्वास नली में, ये वाली, तो इसमें 10 से 12 सेंटीमीटर ये लंबी होती हैं। 16 से 20 इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। सी आकार के छल्ले जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये आधे ही होते हैं, सिर्फ सामने की साइड होते हैं, अदर साइड ही होते हैं। पृष्ठ साइड ये एब्सेंट होते हैं। वहां पर एक मसल्स पाई जाती हैं जो श्वसन नली को ब्रॉड करने में हेल्प करती हैं। श्वास जो हम तेज श्वास लेते हैं तो उसको चौड़ा करने में मदद करती है वो मसल्स, जो कि पीछे प्रेजेंट है। कहाँ पर? जहां पर ये छल्ले एब्सेंट है, क्योंकि छल्ले आधे ही हैं, अदर सतह पर ही प्रेजेंट है। तो सी आकार के छल्ले हैं। छल्लों का यूज किए इस नली को पिचकने से बचाते हैं। ठीक है, हाइलिन उपास्थि के बने होते हैं ये छल्ले। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ये छल्ले कौन सी उपास्थि के बने हैं? तो हाइलिन उपास्थि के बने हैं, आधे ही होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर, हम मेन स्ट्रक्चर पे आते हैं, फेफड़े। फेफड़े एक जोड़ी वक्षीय गुहा में प्रेजेंट होते हैं। वक्षीय गुहा की अभी हमने बात की थी, जो ये सेफली प्रेजेंट होते हैं। फुसफुसी आवरण इसको कवर किए हुए रहता है, जिसको प्लूरा बोलते हैं उस आवरण को, और उस आवरण के द्वारा सीक्रेट होने वाला फ्लूइड प्लूरल फ्लूइड कहलाता है, प्लूरल द्रव कहलाता है, क्योंकि वह फुसफुस और फुसफुसी आवरण के मध्य वाली कैविटी में सीक्रेट होता है, जो ग्रसन से बचाता है फुसफुस को। अब फेफड़े 2 होते हैं यहाँ पर, दाया फेफड़ा, बायां फेफड़ा। दाया फेफड़ा 625 ग्राम का, बायां फेफड़ा 575 ग्राम का यूजुअली है। ये 3 पिंड पाए जाते हैं, इसमें 3 पिंड पाए जाते हैं इसके, और इसमें 2 पिंड पाए जाते हैं। और इधर वाले बाएं वाले फेफड़े में कार्डियक नोच पाई जाती हैं, जो कि हार्ट की वजह से हैं, क्योंकि यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, 300 मिलियन कुपिकाएं उपस्थित होती हैं। कुपिकाएं इसकी बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं लंग्स की, फुसफुस की, जिसमें ग्रेप्स की तरह कुपिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें डिफ्यूजन होता है। अभी इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था। तो 300 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन है? कुपिकाएं हैं, लंग्स की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई।
साथ ही अगर पेशी की बात करें तो अंतरापरशुक पेशियां पाई जाती हैं पसलियों के बीच में। ये जो पसलियों से कवर है ना, साइटों से, पार्श्व साइड से, तो वहां उन पसलियों के बीच में पाई जाती हैं अंतरापरशुक पेशियां, जो दो टाइप की होती हैं। कौन सी? बाह्य अंतरापरशुक पेशियां और आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां, दो टाइप की होती हैं। श्वसन में हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। साथ ही डायफ्राम भी श्वसन में मदद करता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, श्वसन में मदद करता है। देह गुहा को दो भागों में बांटता है ये पूरी देह गुहा कहलाती है, ये पूरी यहां से लेकर नीचे तक देह गुहा कहलाती है, उसको ये दो भागों में बांट रहा है। डायफ्राम से ऊपर वाली वक्ष गुहा और डायफ्राम से नीचे वाली उदर गुहा। तो ये हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली है। अब हम देख रहे हैं श्वसन की क्रियाविधि। तो श्वसन की क्रियाविधि में जो श्वसन दर होती है 12 से 16 बार प्रति मिनट। एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति होता है, वह श्वसन करता है 12 से 16 बार 1 मिनट में। श्वसन मतलब सांस अंदर लेता है और छोड़ता है, एक श्वसन गिनाएगा वो, जैसे तो ये एक श्वसन, तो ये 12 से 16 बार करता है वो 1 मिनट में, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति। श्वसन गतिविधि में सम्मिलित वायु का आकलन अगर हम करें तो वो है स्पाइरोमीटर। ये एक स्पाइरोमीटर आता है जिसमें हम श्वसन से संबंधित जो भी वायु का आकलन करना रहता है वो इस स्पाइरोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि स्पाइरोमीटर का क्या यूज है। अब देख रहे हैं हम श्वसन क्रियाविधि जो कि 2 चरणों में है, अंतःश्वसन और निःश्वसन। अंतःश्वसन मतलब सांस का अंदर लेना, निःश्वसन मतलब सांस का बाहर छोड़ना। तो ये अंतःश्वसन और निःश्वसन है। अब अंतःश्वसन में क्या होता है कि वायु अंदर लेते हैं हम फेफड़ों के अंदर, वायुमंडल से फेफड़ों के अंदर वायु अंदर आ रही है, और निःश्वसन में जो फेफड़ों में वायु भरी है वो बाहर जा रही है वायुमंडल में। ठीक है, तो वायु का बाहर जाना, ये बेसिक बात हो गई। अब होता क्या है प्रोसेस में कि जैसे ही हम अंदर सांस लेते हैं तो वो स्टार्टिंग होती है इसकी डायाफ्राम से। डायाफ्राम में संकुचन होता है, संकुचन की वजह से यहाँ पर इस वक्ष गुहा, जो वक्ष गुहा बांटा गया है डायाफ्राम, ये वक्ष गुहा, इसकी साइज बढ़ जाती है, इसका आयतन बढ़ जाता है। मतलब ये डायाफ्राम है, इसमें संकुचन होएगा। आप मान के चलिए ये एक धागा है, अब ये ऐसे है, अब आप इसको ऐसे खींचोगे, संकुचन होगा तो ये नीचे आएगा। नीचे आएगा इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वक्ष गुहा की जो है साइज इंक्रीज हो गई है, उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, उसका आयतन बढ़ गया है। तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा अग्र और पश्चिम दिशा में। ठीक है, अग्र और पश्चिम दिशा में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया। साथ ही जो यहाँ पर पसलियां पाई जा रही है, पसलियों के बीच में हमने इंटरकोस्टल मसल्स की बात की थी, अंतरापरशुक मसल्स की बात की थी। तो उन मसल्स में भी संकुचन होएगा और उन मसल्स के संकुचन की वजह से भी पसलियां दूर हटेगी, थोड़ी सी पसलियों में बाहर की तरफ बढ़ेगी, तो पसलियों की वजह से भी आयतन बढ़ेगा। तो पसलियों की वजह से आयतन तो ऐसे बढ़ेगा पार्श्व साइड में, ठीक है, और डायफ्राम में संकुचन की वजह से आयतन बढ़ेगा अग्र पश्चिम दिशा में। तो कुल मिला के यहाँ पे बात आती है कि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, और वक्ष गुहा के आयतन बढ़ने की वजह से ही सेम आयतन फुसफुस का भी बढ़ जाएगा, और फुसफुस के आयतन बढ़ने की वजह से उसका अंदर प्रेजेंट पार्शियल प्रेशर गिर जाएगा, उसके अंदर दाब गिर जाएगा, और वायुमंडल में दाब अधिक है तो अधिक दाब से गैस का मुंह कम दाब की तरफ होएगा, मतलब बाहर से वायु अंदर चली जाएगी। अब बाहर से जो वायु अंदर चली गई है इसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अंतःश्वसन। और निःश्वसन में क्या होएगा, ये डायफ्राम और जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे, मतलब इनमें शीतलन आ जाएगा, तो वायु बाहर चली जाएगी। मतलब ये डायफ्राम इसकी प्रारंभिक स्थिति में चला जाएगा, पसलियां उनकी प्रारंभिक स्थिति में चली जाएगी, तो वायु बाहर निकल जाएगी। प्रारंभिक स्थिति में जाने की वजह से जो है वक्ष गुहा का आयतन घट जाएगा। वक्ष गुहा का आयतन घटने की वजह से लंग्स का आयतन घट जाएगा। लंग्स के आयतन घटने की वजह से वहां पर दाब बढ़ जाएगा। अंदर दाब बढ़ने की वजह से वह दाब वायुमंडल के दाब की तुलना में ज्यादा हो जाएगा। अब अंदर ज्यादा दाब हो गया मतलब गैस ज्यादा दाब से कम दाब की तरफ, मतलब लंग्स से गैसें बाहर चली जाएगी। तो ये डिफ्यूजन जो हो रहा है, ये सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम मसल, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन, और अंतरापरशुक जो इंटरकोस्टल मसल है, जो अंतरापरशुक जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर हम अंतःश्वसन और निःश्वसन कर पा रहे हैं, और साथ ही कौन, दाब भी काम कर रहा है, क्योंकि वक्ष गुहा के आयतन में बढ़ोतरी और घटना दाब को इंक्रीज करना और बढ़ाना है।
इसलिए गैसें बाहर और अंदर होती हैं। ये बात हो गई श्वसन की क्रियाविधि की। कि क्या हुआ कि जब डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा, और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, पसलियों के बीच में जो मसल्स है, तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा। दोनों में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, तो लंग्स का आयतन भी बढ़ जाता है। लंग्स का आयतन बढ़ने की वजह से लंग्स के अंदर दाब कम हो जाता है बाहरी दाब की वजह से, तो बाहर परसेंट गैसें अंदर चली जाती है, तो अंतःश्वसन हो जाता है। और जब निःश्वसन होता है तो ये डायाफ्राम और जो मसल्स हैं वह उनकी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, मतलब डायाफ्राम ऐसा हो जाएगा, मतलब वक्ष गुहा का आयतन घट गया है। वक्ष गुहा का आयतन घटने से लंग्स का आयतन घट जाएगा, फुसफुस का आयतन घट जाएगा, और फुसफुस के आयतन के घटने की वजह से फुसफुस का दाब बढ़ जाएगा, और दाब बढ़ने की वजह से वायुमंडल के दाब से वो ज्यादा हो जाएगा, और वायुमंडल के दाब से ज्यादा हो जाएगा मतलब अंदर प्रेजेंट गैसें बाहर चली जाएगी, तो निःश्वसन हो जाएगा। तो ये बात होगी अंतःश्वसन और निःश्वसन की। साथ ही हम देख रहे हैं गैसों का विनिमय कैसे होता है, मतलब ये गैसों का डिफिजन कैसे हो रहा है। तो ये दाब की वजह से हो रहा है, आंशिक दाब में बदलाव की वजह से हो रहा है। आंशिक दाब में अंतर की वजह से गैसों का विनिमय होता है। आंशिक दाब किसको बोल रहे हैं कि कोई मिश्रित गैसें हैं, उन मिश्रित गैस में किसी एक पर्टिकुलर गैस के द्वारा लगाया गया दाब, आंशिक दाब। मतलब कोई बहुत अपन जो सांस ले रहे हैं उसमें ये तो नहीं है कि केवल ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, उसमें नाइट्रोजन भी आ रही है, उसमें CO2 भी आ जाती है। तो मिश्रित गैस है वो, तो अपन ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन का अगर आंशिक दाब की बात करें तो मिश्रित गैस ली अंदर, और उस मिश्रित गैस में उस ऑक्सीजन का दाब में कितना योगदान है वो आंशिक दाब कहलाता है। तो आंशिक दाब की वजह से गैसों का डिफिजन होता है, गैसों का विनिमय होता है। होता कैसे है, ये कुपिका है, हमने पहली स्लाइड में भी ये चीज देखी थी कि कुपिका में यहाँ पर ऑक्सीजन का दाब ज्यादा है और वेसल्स में कम है, तो ज्यादा दाब से कम दाब की तरह ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। फिर आगे ऐसे ऐसे दाब बढ़ता जाएगा, दाब घटता जाएगा, तो ज्यादा दाब से कम दाब की तरफ, यहाँ पे ज्यादा दाब है, ऊतक में कम दाब है, तो ज्यादा दाब से कम दाब की तरफ ऐसे ऑक्सीजन हर एक सेल्स तक पहुंच जाएगी। अब CO2 जो सेल्स के अंदर बनी है वो इस ब्लड वेसल्स में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां CO2 बनती जा रही है, तो CO2 का दाब ज्यादा हो गया। CO2 को कहां रखेगी सेल्स, तो CO2 का दाब वहां पे बढ़ गया है वेसल्स की तुलना में, तो CO2 वेसल्स में आ जाएगी, और वेसल्स से लंग्स में होती हुई ऐसे ब्लड में घुलती हुई यहाँ आएगी, और यहाँ पर बाहरी वायुमंडल में CO2 का दाब कम होगा और वेसल्स में CO2 का दाब अधिक होगा, तो CO2 कुपिका में आ जाएगी, और कुपिकाओं से इस ट्रेकिया से होते हुए बाहर नासा छिद्रों से CO2 चली जाएगी। तो ऐसे गैसों का विनिमय हुआ। तो गैसों का विनिमय यहाँ हुआ, कहां पर हुआ, कुपिका और ब्लड वेसल्स के बीच में। गैसें अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की ओर गति करती है। फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है, फेफड़े में होता है, क्योंकि फेफड़े में ही तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में घुल रही है, और ब्लड में प्रेजेंट CO2 फेफड़े के अंदर आ रही है, तो रक्त का शुद्धिकरण वहां होता है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है, यहां से बन सकता है, यहां से बन सकता है। श्वसन, अंतःश्वसन में कौन सी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, अंतरापरशुक मसल्स। डायफ्राम की स्थिति क्या होगी, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होएगा अंतःश्वसन में, ठीक है, और निःश्वसन में डायफ्राम में शीतलन होएगा। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। साथ ही हम बात करते हैं फुसफुसी आयतन की और फुसफुसी क्षमता की। ये आयतन और क्षमताएं बहुत सारी है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आप याद भी नहीं रख पाओगे और इतना लेवल है भी नहीं है यहाँ पर रीट में। तो 2 वॉल्यूम हम ध्यान रखते हैं, एक वॉल्यूम तो ये ध्यान रखते हैं और एक कैपेसिटी ये ध्यान रखना चाहते हैं। तो फुसफुसी आयतन, टीवी ज्वारीय आयतन, मतलब अंतःश्वसन और बहिर्श्वसन में यूज की गई वायु की मात्रा वो होती है 500 ml, तो ये कहलाता है ज्वारीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम। और एक कैपेसिटी है फुसफुसी क्षमता, उसमें भी सिंगल कैपेसिटी देख रहे हैं, कुल फुसफुसी क्षमता। कुल फुसफुसी क्षमता कितनी होती है कि आप एकदम बहिर्श्वसन कीजिए, जोर लगाकर सारी वायु बाहर निकाल दीजिए। अब उसके बाद जोर से वायु खींचिए अंदर, तो वो वायु कहलाती है कुल फुसफुसी क्षमता। अब जो जोर से वायु अंदर खींचिए प्लस जो पहले से प्रेजेंट है, तो इन दोनों का योग कहलाता है कुल फुसफुसी क्षमता। तो क्या हुई कुल फुसफुसी क्षमता, जोर से वायु, खाली लंग्स से अपन ने हवा निकाल दी सारी बाहर, अब जोर से वायु अंदर लेना प्लस पहले से उपस्थित थोड़ी बहुत जो बच रही है अवशेषी, उसका योग, ये दोनों कहलाती है कुल फुसफुसी क्षमता, जो कि 6000 ml होती है। तो ये दोनों बातें यहाँ पर ध्यान रखनी योग्य, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बात हो गई हमारी श्वसन की क्रियाविधि की, गैसों का विनिमय, फुसफुसी आयतन और फुसफुसी क्षमता। अब हम देख रहे हैं गैसों का परिवहन। जो गैसें हमने ले ली है अंदर, जिनका डिफ्यूजन हो गया है, अब वो गैसें कैसे हर एक सेल तक पहुंच रही है,
भाई डिफ्यूजन तो हो गया, ब्लड से वह निकल गई, अब वह सेल में कैसे पहुंच रही है, ठीक है, और ब्लड में कैसे बाइंड हो रही है वो, ये चीज हम देख रहे हैं कि गैसों का परिवहन। O2 का परिवहन देख रहे हैं। सबसे पहले 97% ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा परिवहन किया जाता है, इसका 97% ऑक्सीजन का, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ये देखो रिएक्शन, हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणुओं को बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये ऑक्सो हीमोग्लोबिन कहाँ बना, ब्लड के अंदर, और ये सेल के पास जाके डिफ्यूजन कर देता है O2 का, वहां पर ये अणु वापस टूट जाता है, ये यौगिक वापस टूट जाता है। ये क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये सेल्स के पास जाके टूट जाता है और O2 रिलीज कर देता है, और सेल वहां पर O2 का अवशोषण कर लेती है, O2 का डिफ्यूजन हो जाता है सेल्स के अंदर। 3% जो है ऑक्सीजन का प्लाज्मा के द्वारा परिवहन किया जाता है, मतलब 97% ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के जा रही है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके जा रही है सेल्स तक, लेकिन बची कुची 3% जो ऑक्सीजन है वह प्लाज्मा के द्वारा घुलित अवस्था में परिवहित होती हैं। CO2 के परिवहन की बात करें तो 20 से 25% CO2 आरबीसी के द्वारा भेजी जाती है, और 70% CO2 की मात्रा बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहित की जाती है, और 7% लगभग 7% जो CO2 है बच रही है वह प्लाज्मा द्वारा परिवहित की जाती है। तो ये रहा ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन, कि कैसे यह सेल्स टू सेल्स पहुंचती जाती हैं, कैसे यह ब्लड में मिक्स होके सेल्स तक डिफ्यूजन होता है इनका। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम श्वसन नियमन की, कि श्वसन कंट्रोल, श्वसन का नियंत्रण कैसे होता है। हालांकि यह एक अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन कुछ पल के लिए हम इसको ऐच्छिक बना सकते हैं प्रमस्तिष्क का यूज करके। लेकिन श्वसन लयन केंद्र जो हैं वह पाए जाते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जो इसको नियंत्रित करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि श्वसन लयन केंद्र कहाँ पाए जाते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा में श्वसन नियमन केंद्र। साथ ही अगर श्वसन दर की बात करें, ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी, मतलब 1 मिनट में ज्यादा ब्रीथ करेंगे हम। और अगर कोई मोटा व्यक्ति है, बॉडी का वेट ज्यादा है, तो उसमें ब्रीथिंग रेट घट जाएगी, वो कम सांस लेगा 1 मिनट के अंदर। वयस्क व्यक्ति 12 से 16 बार ब्रीथ करता है 1 मिनट में, और सोते टाइम वह लगभग 10 बार ब्रीथ करता है 1 मिनट में, ठीक है। तो ये रही श्वसन दर। अब श्वसन के विकार देख रहे हैं, जैसे दमा, जिसमें श्वसनी और श्वास नलिका इनका शोथ हो जाता है। श्वसनी शोथ में जैसे ब्रोंकाइल्स जो भी श्वसनिकाएं हैं उनमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और जलन फील होती है, खांसी चलती है। वात स्फीति में क्या होता है कि जो कुपिकाएं होती हैं वो रप्चर कर जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। व्यावसायिक श्वसन शोथ में जो भी व्यवसाय वाले इलाके हैं जहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा है तो उनके अंदर धूल चली जाती है, लंग्स में कुपिकाओं में धूल जम जाती है, तो उनमें एक चिरकालिक रोग हो जाता है। अब कुछ टर्म देख रहे हैं, जैसे यूनोइया सामान्य श्वसन दर, हाइपोनोइया कम श्वसन दर, हाइपरनोइया अधिक श्वसन दर, और नेक्स्ट है डाइनोइया। इसका मतलब है कि श्वसन दर में जो है दिक्कत आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, पीड़ादायक श्वसन। और एस्फाइक्सिया, यह O2 की कमी में किया गया रेस्पिरेशन है, O2 की कमी वाला रेस्पिरेशन है एस्फाइक्सिया। तो ये टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पर ये हमारा पूरा श्वसन तंत्र खत्म होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र।